सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और ये फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 2, जिसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सीरीज है एक्सक्लूसिवली ये आपके यूसेट एग्जाम के लिए है और ये हेल्पफुल रहेगी आपके बाकी के एग्जाम्स के लिए जिसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है, जिसकी फर्स्ट वीडियो मैंने कल आपको दे दी थी, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। उन क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सो दैट वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट ले पाए। तो हम वन बाय वन बहुत सारी क्लासेज इसके अंदर करने वाले हैं, चैनल पे बने रहिए। क्लास नंबर सेकंड आज है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टिक कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन अपने आप सही हो रहे हैं। और एट लास्ट मैं आपको इसके आंसर तो बता ही रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें हिंदी में भी क्वेश्चन बताइए, तो मैंने हिंदी में भी इसमें कर लिया। देखिए बाइलिंगुअल हो गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में अपना देख सकते हैं और इससे आपका चीज़ें जो है कन्वीनियंट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और सी। देखिए यहाँ पे बोला गया है एक टीचर जो है वो सक्सेसफुल कब होता है, जब क्या हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन। सेकंड ऑप्शन है इम्पार्ट्स सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स। तीसरा है प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। चौथा है प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो आपको मैंने पहले भी कहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको एज ए टीचर सोचना होता है, एज ए स्टूडेंट नहीं सोचना होता है, एज ए पार्टिसिपेंट आपको नहीं सोचना होता है, एज ए टीचर आपको अपनी बात को यहाँ पे रखना होता है, जिससे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकल के आता है। अगर इन ऑप्शंस को देखेंगे हिंदी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है। देखिए हेल्प स्टूडेंट बिकमिंग बेटर सिटीजन भी होता है, बिल्कुल होता है। और इसके अंदर अगर पास एग्जामिनेशन तो ये होता है, बट उतना ज्यादा इसके अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। और अगर बात करें इम्पार्ट्स सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, ये भी यहाँ पे होता है। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसके अंदर है कि प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, तो ये यहाँ पे बेसिकली एक टीचर होता है जो सक्सेसफुल माना जाता है। वो सक्सेसफुल कब माना जाता है, जब वो अपनी चीज़ों को बेसिकली बच्चों को इस हिसाब से समझाए कि बच्चे उसको आसानी से समझ जाएं। क्योंकि देखिए दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जिनके पास नॉलेज जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन वो क्या करते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे स्टूडेंट के सामने लाते हैं, जिससे स्टूडेंट कम नॉलेज में भी बेसिकली कम कंसेप्ट में भी बहुत सारी चीज़ों को समझ जाता है। दूसरे तरह के टीचर वो होते हैं जिनके पास नॉलेज जो होती है भर भर के होती है, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन उनके अंदर होता है। वो अपनी चीज़ों को सामने कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते, जिससे बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। तो आपको अपनी चीज़ों को अपने सब्जेक्ट मैटर को इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना है कि स्टूडेंट को वो अच्छे से समझ पाए। तो ये एक सक्सेसफुल टीचर का यहाँ पे गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। देखिए यहाँ पे बोला है शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, टीचर्स शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक। फोर्थ है द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। अब देखिए डायनेमिक का मतलब क्या होता है। देखिए एक तो स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। एक क्या होता है, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक और एक होता है आपका डायनेमिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। अगर हमने एक मेथड को यूज किया है तो उसका मतलब स्टैटिक मेथड है, हमेशा उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। हमने एक जो लर्निंग जो टूल है उसका यूज किया है, हम हमेशा उसी को यूज कर रहे हैं, तो मतलब स्टैटिक हमारे पास टूल है। डायनेमिक का मतलब होता है वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस मेथड्स, वेरियस वेज, तो उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तो डायनेमिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिक अप्रोच का मतलब टीचिंग में क्या होता है, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। हम उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हम बुकिश नॉलेज नहीं दे रहे हैं उनको, सिर्फ हम उनको लेक्चर मेथड नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम उसके अंदर आईसीटी टूल्स का यूज भी कर रहे हैं और अदर एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज का यूज भी कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना आवश्यक होना चाहिए। तो ये डायनेमिक अप्रोच यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। डिसलेक्सिया ये आपकी एक तरह की क्या होती है, हम लोग इसको मान सकते हैं एक तरीके का क्या डिसऑर्डर मान सकते हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर किस चीज से रिलेटेड होता है ये आपको बताना है। मेंटल डिसऑर्डर होता है, या बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, या राइटिंग डिसऑर्डर होता है। तो डिसलेक्सिया आपका कहीं ना कहीं रीडिंग डिसऑर्डर होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चे को, तो उसको हम डिसलेक्सिया यहाँ पे कहते हैं। ठीक हो गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे हो जाएगा पढ़ने में विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ये आपके स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 50-50 रहता है। बेसिकली 50% स्टूडेंट इसको सही कराते हैं, 50% का नहीं भी हो पाता है, क्योंकि ये एक तरीके के रटने वाले रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज में देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने बोली है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कही थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ पे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए, कल भी मैंने आपको लेवल ऑफ टीचिंग में 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको बताया था। तो 3 लेवल ऑफ टीचिंग इसके अंदर होती है, इसमें से कौन सा नहीं है आपसे ये बोला गया है। क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं आंसर होता है। तो अगर आपने ये नोट को मिस यहाँ पे कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कौन सा इसके अंदर लेवल देखे, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल भी होता है, बट ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये डिफरेंशिएशन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी तरह का आपके टीचिंग का लेवल नहीं होता है। ठीक है बात। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। अब आपसे बोला गया शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है, किस चीज से संभव है। फर्स्ट है लेक्चर मेथड से, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन से, तीसरा है इंडक्टिव मेथड, चौथा है टेक्स्ट बुक मेथड। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, लेक्चर मेथड आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, और ट्रेडिशनल मेथड के अंदर लेक्चर मेथड उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएगा जितने तक एक टीचर की आवाज जा रही है। डेमो, और इसके अंदर ऐसा भी होता है कि कुछ एक्टिव स्टूडेंट होते हैं और कुछ आपके पैसिव स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे चीजें जो है थोड़ी सी एम्बिग्युइटी इसके अंदर है। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर डेमो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी तरह का कोई चीज समझाने के लिए स्टेज पे कुछ स्टूडेंट को बुलाया जाता है और उसका डेमो करके दिखाते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज किया जाता है, साइंस के सब्जेक्ट्स में ज्यादातर। ठीक। उसके बाद टेक्स्ट बुक मेथड आपकी होगी, टेक्स्ट बुक जिसके अंदर बुक इस नॉलेज आप लेते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। आपका ऑप्शन सही इसके अंदर होता है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, दो तरीके के मेथड होते हैं, एक तो आपका हो गया यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि इंडक्टिव मेथड हो गया, और एक मेथड और होता है जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड यहाँ पे बोलते हैं। तो ये दोनों मेथड अलग अलग हैं, इनवर्स मेथड है, दोनों अलग अलग यहाँ पे होते हैं। एक मेथड के अंदर क्या होता है, पहले मैं इंडक्टिव मेथड के बारे में बात कर लेता हूँ। इंडक्टिव मेथड जिसको हम आगमनात्मक विधि कहते हैं, थोड़ा हिंदी में इसका थोड़ा सा अजीब वर्ड है नाम इसका। और इंडक्टिव मेथड क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक हमारा क्या होता है कि हम लोग जनरलाइज करते हैं, कोई भी चीज हम क्या करते हैं जनरलाइज करते हैं। ये मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी आप देख सकते हैं इसको। एक होता है आपका पर्टिकुलर, एक होता है जनरल। ठीक, एक होता है पर्टिकुलर और एक होता है जनरल। तो हमारे जो इंडक्टिव मेथड है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी पर्टिकुलर से स्टार्ट होती है और जनरलाइजेशन तक ये जाती है। मतलब क्या हो गया बात कि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर से स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज को और थ्योरी बिल्डिंग तक यानी जनरलाइजेशन तक जा रहे हैं। अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे होगा इसके अंदर, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया कि साइंस के अंदर आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है और एक नई थ्योरी आपको खोजनी है, तो उसके अंदर सभी तरह के स्टूडेंट क्या है अपना पूरा पार्टिसिपेशन उसके अंदर देंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपको मैंने ऑलरेडी थ्योरी दे दी, क्योंकि जो डिडक्टिव मेथड होती है ना, इसकी जो उल्टी मेथड होती है वो कौन सी होती है, डिडक्टिव मेथड होती है। और डिडक्टिव मेथड के अंदर हमारे पास में ऑलरेडी क्या होती है, एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को हम वेरियस एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं। अब थ्योरी को आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं, एक आप फॉर्मूला मान सकते हैं। जैसे मैथ्स के अंदर फॉर्मूलेज होते हैं, उन फॉर्मूले को क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 के अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये मेथड हो गया डिडक्टिव मेथड। लेकिन इंडक्टिव मेथड कौन सी है, जिसके अंदर आप फॉर्मूले को ही फाइंड आउट करने का काम कर रहे हैं।
नया फॉर्मूला आप क्रिएट कर रहे हैं, नई चीजें आप इंडक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज होती है इंडक्टिव मेथड। तो इसके अंदर स्टूडेंट अपना पूरा पार्टिसिपेशन देता है क्योंकि उसको नई चीज खोजनी होती है। तो ये नई चीज खोजने को हम इंडक्टिव मेथड के अंदर लाते हैं, जिसके अंदर जनरलाइजेशन किया जाता है, लास्ट के अंदर थ्योरी बिल्डिंग यहाँ पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 7th क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट्स ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक जो अच्छे टीचर है उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। पहला देखिए, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। दूसरा है सेटिंग एग्जांपल्स। तीसरा है विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट। और फोर्थ है यहाँ पे एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। अब देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। अब आपको इसके अंदर सभी सही आंसर लग रहे होंगे, आप कहेंगे कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ए बी सी एंड डी। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को आपको इसीलिए ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे देखिए, फुल टाइम एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किस चीज में, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में टीचर्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। हाँ, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किस में जरूरी है, आपके क्लास के अंदर हो सकता है, आपके स्टडी मटेरियल के अंदर हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन के अंदर हो सकता है, बट ये इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट आ गया, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं आपके सेटिंग एग्जाम्पल्स हैं, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट है, या एक्नॉलेजिंग मिस्टेक है, ये तीनों ही क्या है, एक सॉरी एक टीचर की क्या है, स्ट्रेंथ है। तो बी सी एंड डी आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है। क्वेश्चन के अंदर देखिए, घुमाने के लिए एक दो ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, उससे क्या होता है, हमें लगता है कि सारे ऑप्शन इसके अंदर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। देखिए, एमसीक्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसके बारे में ही आपसे पूछा गया। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। फर्स्ट बोला गया है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। सेकंड बोला गया है, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन द ऐसे टाइप क्वेश्चन। थर्ड है इसके अंदर, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फोर्थ है, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके ऑप्शन आपको गिवन है। अब इसके लिए आपको दो तरीके की चीजों को ध्यान में रखना है। एक आपका टर्म होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक टर्म होता है जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब होना कि आपके पास में कोई इसके अंदर फर्दर चॉइस नहीं होती है अपने आंसर को राइट करने के लिए। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, माना 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से मुझे एक आंसर चूज करना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं खुद का आंसर इसके अंदर नहीं लिख सकता हूं। ठीक है बात, क्योंकि जो आंसर अब मुझे दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए इसके अंदर, इसमें से आपको एक चूज करना है तो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई और ऑप्शन इसके अंदर नहीं क्रिएट कर सकते। इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बीकॉम के पेपर दिए, आपके एमकॉम के पेपर दिए, बीए बीएससी, ये सारे पेपर आप देते हैं, तो सब्जेक्टिव होते हैं। उसके अंदर आप आंसर क्या करते हैं, राइट करते हैं, अपना आंसर खुद लिखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज आपको पहले ध्यान में रखनी है। अब इसके आंसर की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके आंसर हो जाएगा आपका, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। क्योंकि ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर होते हैं, क्योंकि इसमें हमें 4 ऑप्शन होते हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना होता है। जबकि ट्रू फॉल्स में हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ठीक है बात, तो ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज टू आपका जो है, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन आपका सही आंसर बनेगा। इसको हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए, डायग्नोसिस हो गया, रेमेडी है, डायरेक्शन है, या फीडबैक है। ये आपके ऑप्शन हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है। ये आपका बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो देखना है आपको अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निदान, उपाय, दिशा या प्रतिक्रिया।
तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी ऑप्शन आपके सही हैं। देखिए, डायग्नोस करना मतलब हो गया पता करना। स्टूडेंट को किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको डायग्नोस करना सबसे पहला काम होता है। उसके बाद उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाना, उसके रेमेडी हम लोग कहते हैं। फिर डायरेक्शन देना अच्छे तरीके से, सो दैट फ्यूचर में उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए उससे रिलेटेड क्वेश्चन में। और लास्ट में फीडबैक। फीडबैक आपको पता ही क्या होती है, प्रतिपुष्टि होती है, जिसके अंदर प्रतिक्रिया होती है कि हाँ स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझ में आ गई है, आपको फीडबैक मिलती है। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ABCD वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। तो ये 9th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 10th क्वेश्चन है, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू। अब यहाँ पे देखिए एटीट्यूड की बात की गई है टीचर के, तो वो किस में आता है, कौन से डोमेन में आता है, आपसे ये बोला गया है। हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं, शिक्षक का रवैया जो शिक्षण को प्रभावित करता है से संबंधित है, किससे, कौन से डोमेन से। तो अलग अलग डोमेन है, देखिए अफेक्टिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है, कोनेटिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है। तो ये अलग अलग डोमेन होते हैं। जैसे साइकोमोटर डोमेन आपका क्या होता है, जिसमें हम लोग हाथ पांव हिलाने को या चलने को फिरने को, हाथ राइटिंग को हम लोग साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। इसी तरीके से आगे कॉग्निटिव डोमेन आपके माइंड से रिलेटेड चीज होती है, आपके बुद्धि से रिलेटेड चीज होती है, दिमाग से रिलेटेड चीज होती है। तो ऐसे ही और भी डोमेन होते हैं, जैसे इफेक्टिव डोमेन। इसका सही आंसर बनेगा, पहले मैं बता देता हूँ, अफेक्टिव डोमेन। अब इसको ध्यान ये रखना है कि ये इफेक्टिव डोमेन नहीं है, जो आपका EFFE वाला होता है वो नहीं है, ये है अफेक्टिव। ठीक है, इसको प्रभावशाली डोमेन कहते हैं, क्योंकि अफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एटीट्यूड किसी का क्या होता है, प्रभावशाली। हम कहते नहीं कि इसका एटीट्यूड ऐसा है, ठीक, उसका जो बिहेवियर वो वैसा है, या उसका जो पर्सनालिटी है वो वैसी। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इफेक्टिव लिखा होगा तो उसको ध्यान देना कि वो गलत आंसर आपका बनेगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है बात। तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। कल की क्लास जिसने नहीं देखी फिर से आप लोग देख सकते हैं उसको, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगी डली हुई। ठीक है बात। तो इसका नेक्स्ट पार्ट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी तरह का कोई डाउट रहता है कमेंट भी आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।